हेलो, नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम अपने इस चैनल में आपके लिए बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं आपको हम। तो बोर्ड की तैयारी में इस साल का जो पैटर्न है राजस्थान बोर्ड का, वो ऐसा है कि अब की बार इसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो हर पार्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो मैंने एक पीडीएफ बनाई है, पेज निकाल के लाई है, आपके सामने पेपर रखा हुआ है। इस पेपर में हम आपको सॉल्व भी कराएंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जो सॉल्व करने की ज़रूरत है, वहाँ हम इसको आपको सॉल्व भी कराएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे भी बताएंगे। तो देखिए हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ये पेपर हमारे पास, और इस पेपर में क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। तो सबसे पहला जो है पहले पार्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि लेसन टू लेसन दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस है। हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस के लिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ और एक ट्रिक भी दे देता हूँ आपको। वो क्या है कि उच्च वैद्युत ऋणात्मक, उच्च वैद्युत ऋणात्मक जो तत्व होते हैं, उन तत्वों के बीच में हाइड्रोजन आबंध बनता है। तो वो कौन कौन से तत्व उच्च वैद्युत, उसको लिख सकते हैं हम FON। लेकिन FON के साथ साथ प्लस में इनमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अगर इनके साथ में हाइड्रोजन है तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसके साथ हाइड्रोजन लगा दें तो एग्जाम्पल बन गया हमारा HF। अगर इसमें लगा दें ऑक्सीजन के साथ में तो एग्जाम्पल बन गया H2O। इसके साथ लगाएं तो एग्जाम्पल बन गया NH3। क्योंकि नाइट्रोजन की संयुक्ता होती है 3, ऑक्सीजन की होती है 2 और फ्लोरीन की होती है 1। तो इस प्रकार ट्रिक्स के द्वारा आप ये सीखेंगे कि आपको याद करना है क्या, फोन, FON। इस FON में इन तीन जो तत्व हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, और विद्युत ज़्यादा होने के कारण ये जो परमाणु हैं वो हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। तो अब आपको याद रह जाएगा कौन कौन सा है, इनमें हाइड्रोजन भी होनी चाहिए और आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन भी होनी चाहिए। जिनमें इस प्रकार के बंध हैं वे दूसरे परमाणुओं के साथ में, जहां हाइड्रोजन होती है वहां उनके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसमें देखने चाहेंगे आप, एक दिया HCl, H तो है लेकिन Cl नहीं है। एक दिया HF, अर्थात HF हमारा मिल गया, फ्लोरीन है तो HF हमारा मिल गया। दूसरा है CH4, एग्जाम्पल मैं आपको देख रहा हूँ, हर एग्जाम्पल को समझा रहा हूँ आपको। दूसरा दिया है CH4, सी में कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन तो है लेकिन सी में कार्बन नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। अगला दिया है CHCl3, CHCl3, तो इसमें कार्बन है, कार्बन तो यहाँ है नहीं, क्लोरीन यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे। इसमें एग्जाम्पल्स कौन सा होगा, हाइड्रोजन आबंध वाला HF होगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना के भी दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं वो कौन से हैं, इसमें कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, वो देखिए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, और ये हमारी है फ्लोरीन। ये हमारा एक HF हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोरीन की जो विद्युत होती है वो ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने का मतलब है कि ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्लोरीन की ओर मूवमेंट कर जाते हैं। जब फ्लोरीन की ओर मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, तो फ्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश होता है और इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। जब इस पर आंशिक धनावेश आएगा, इसका मतलब है इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी, और इसके पास इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, अधिकता। इसी प्रकार क्या है हमारा दूसरा फिर HF, उसमें भी इसी प्रकार की घटना होगी। तो घटना होने का मतलब है कि इसके पास आंशिक ऋणावेश और इसके पास हो गया आंशिक धनावेश। अब आपको दो चीजें और यहाँ से मिल रही होंगी। ये मिल रहा होगा कि तो ये जो पार्ट है वो नेगेटिव है और ये पार्ट जो है पॉजिटिव है। इन पार्टों के बीच में एक प्रकार का अट्रैक्शन रहेगा, यानी क्या रहेगा, अट्रैक्शन। इसमें अट्रैक्शन आ गया। जब इसमें अट्रैक्शन आ गया, दूसरी बात क्या है कि इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा तो ये क्या करेंगे, इनके साथ में इस तरीके का बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस अट्रैक्शन को या इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं।
और जो किसके कारण है, ये जो है वो उच्च वैद्युत ऋणात्मकता के कारण है। ऐसा घटना इसलिए होती है। तो सबसे ज़्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, यानी इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड के जो ठोस होते हैं वो आपके कौन से होंगे, HF होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। BCC काय केंद्रित घनीय इकाई कोष्टिका में कणों की संख्या कितनी होती है। इसमें कणों की संख्या होती है 4। कितनी होती है कणों की संख्या, 4। अब इस सॉरी 4 नहीं 2 होती है। अब इसको भी हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार है। इस तरीके से हमने क्या किया, ये पार्ट बना लिया, ये हमारा क्या बन गया, घन। अब इस घन में एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ। इस तरीके से हमने इसमें क्या कर लिए, 4 गोले ऊपर और 4 गोले नीचे रख लिए। हमने 4 गोले ऊपर और 4 गोले हमने नीचे रख लिए। जब हम 4 गोले ऊपर और 4 गोले नीचे रखेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस गोले को इससे टच करेंगे, ये गोला इससे टच होगा और ये गोला इससे टच होगा, ये गोला इससे टच होगा। और एक गोला जो है, काय का मतलब होता है बॉडी, एक गोला जो है हमारे बॉडी के अंदर रखा हुआ है। अब हम आपको इसको किस तरीके से समझा देते हैं, देखिए इसको समझेंगे अच्छे तरीके से आप अभी। ये हमारे पास आया बॉक्स, यानी हमने ये क्यूब टाइप का, वैसे तो ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है, घन टाइप का नहीं है, घनाभ टाइप का है। हम इसको क्यूब मान ले रहे हैं, घन मान ले रहे हैं। तो जब घन मानेंगे तो एक गोला हम यहाँ रखेंगे, एक गोला हम यहाँ रखेंगे, एक गोला हम यहाँ रखेंगे, एक गोला यहाँ रखेंगे। जैसे हमने ये 4 गोले बना रखे हैं, ऐसे ही 4 गोले हमारे 1 2 3 और 4 गोले हुए। इसी प्रकार जो 4 गोले होंगे वो नीचे होंगे, कहाँ होंगे, ऐसे करके ले रहे हैं। 4 गोले हमारे 1 2 3 4 गोले ये रहे और 4 गोले इसके नीचे होंगे, 1 2 3 4, यानी 4 4 गोले हो गए। अब क्या करेंगे, जब इसको इस तरीके से यहाँ से काटेंगे, यानी इसको क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ से काटेंगे तो ये गोला जो है वो 1/2 भाग कट चुका होगा, ये भी 1/2 भाग कट चुका होगा, ये भी 1/2 1/2, यानी प्रत्येक गोला जो है वो 1/2 भाग इसका कट चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से भी काटेंगे गोले को। जब इधर से गोले को काटेंगे, ऐसे करके गोले को काटेंगे तो इसका भी अब क्या होगा, 1/2 तो पहले कट चुका, यहाँ कितना कटेगा, 1/4 रह जाएगा, यहाँ भी 1/4 रह जाएगा और इसका जो गोला है वो 1/2 कट चुके होंगे। तो जो एक कोने पर जो आपकी पोजीशन बनेगी वो इस प्रकार की पोजीशन सभी कोने पर होगी। अभी मैंने 2 जगह से काटे, ये जो गोले थे वो 2 जगह से कटे, एक तो इधर से कटे और दूसरे गोले इधर से कटे। जब 2 जगह से कट गए, इसका मतलब यहाँ पर ये 2 गोला जो है वो 2 बार कट चुका। तो एक बार कटा 1/2, फिर एक बार कटा तो 1/4 रह गया। अब हमने क्या किया, अब इसको इस पृष्ठ से भी काटेंगे ऐसे। जब इसको इस पृष्ठ से काटेंगे तो ये जो गोला है वो 3 बार कट चुका, और 3 बार कटने का मतलब है प्रत्येक गोला जो है वो 3 बार जब डिवाइड होगा तो हम उसे कहेंगे 1/2 पहले, फिर आ गया 1/2, फिर आया 1/2, यानी हम इस गोले को 3 बार काट चुके। कहाँ से काटा है, एक बार इधर से काटा है, एक बार इधर से काटा है और एक बार इधर से काटा है। ये 3 बार, जो प्रत्येक गोले जो है वो 3 बार कटेंगे। जब 3 बार कटेंगे तो मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 8, कितना हो गया, 1/8। अब जो शेष हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा, 1/8 हिस्सा बचेगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर कितना होगा, 1/8 हिस्सा बचेगा। ठीक है। अगली बात, अब अगर हमने इसमें बीच में कोई गोला रख दिया है, इसमें कहाँ रख दिया, बीच में जो गोला रख दिया, इसकी कैविटी के अंदर हमारे जो गोला है वो कहाँ रखा हुआ है, बीच के अंदर रखा हुआ है। जब हमारे गोला बीच में आ जाएगा, देखिए भी मैं बता दिखाता हूँ आपको, इसके कैविटी में हमने गोला रख दिया। जब हम कैविटी में गोला रख देंगे इस तरीके से, तो वो गोला न तो ऊपर से कटेगा, न नीचे से कटेगा, या इधर से कटेगा, न इधर से कटेगा, किधर से भी नहीं कटेगा। जब वो गोला किधर से भी नहीं कटेगा तो ये पूरा गोला अंदर माना जाएगा, अर्थात 1। तो अब ये गोलों की संख्या क्या होगी, कणों की संख्या कैसी होगी, कणों की संख्या बराबर, ये क्या है हमारा 1/8, और कोने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 8 ये हो गए, और एक इसके अंदर बॉडी में है, तो बराबर कितने हो गए, 8 से 8 डिवाइड हो गए, 1 + 1, अर्थात आंसर कितना आया, 1 + 1 बराबर कितना आंसर आया, 2। तो इस प्रकार इसमें जो है कणों की संख्या कितनी आएगी BCC में, वो कणों की संख्या आएगी 2। तो हमारा सवाल क्या हुआ, हमारा सवाल हुआ इसमें से कणों की संख्या आएगी 2। ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा डिस्क्राइब भी लेके चल रहा हूँ, पूरे क्वेश्चन को बड़े से सॉल्व करके दिख रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो है, मूर्खों का सोना किसे कहते हैं। मूर्खों का सोना जो है वो FeS2 को कहा जाता है। मूर्खों का सोना किसे कहते हैं, FeS2।
वैसे तो ये आयरन का पायराइट है, आयरन के पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है विशेष करके, इसमें इसको मूर्खों का क्या कहते हैं, हम इसको सोना कहते हैं। आगे देखिए, अगला जो हमारा सवाल है वो क्या है, प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती हैं? प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो जो हमारे पास निबिड़ संकलन होते हैं, उस निबिड़ संकलन में रिक्तियों का जो मान होता है वो ऐसे होता है कि एक सूत्र बनता है अपने पास, क्या है कि जो गोले होते हैं वो षटकोणीय निबिड़ संकुलन में रखे जाते हैं। जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन रखे जाते हैं तो प्रत्येक गोले के लिए दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं, यानी गोले की रिक्तियां। और गोले की जो रिक्तियां हैं वो दो प्रकार की हैं, कौन सी है? एक अष्टफल की है और दूसरी होती है चतुष्फल की है। अब मैं आपको किस तरह समझा रहा हूं, अष्टफल की चतुष्फल की, यानी हम क्या करें, अष्टफल की, अष्टफल की बराबर क्या होगा, अष्टफलक किसके बराबर होगा, 2 इंटू चतुष्फल की, चतुष्फल की। अभी दोबारा बता रहा हूं, 8 का मतलब क्या होता है, 8 का मतलब होता है 2 गुणा 4, 8 का मतलब हो गया अष्टफल की, 4 का मतलब हो गया चतुष्फल की। तो अब अष्टफल की बराबर क्या होगा, 2 इंटू चतुष्फल की। और गोलों की संख्या, गोलों की संख्या के बराबर क्या बनती है, अष्टफल की रिक्तियां। तो गोलों की संख्या बराबर अष्टफल की रिक्तियां क्या हो गई, गोलों की संख्या बराबर क्या होगा, अष्टफल की रिक्तियां, अष्टफल की रिक्ति, और ये चतुष्फल की रिक्ति। तो अष्टफल की रिक्ति कैसे गोलों के बराबर होगी, तो गोले हमने कितना मान लिए, n, तो n बराबर क्या होगा, अष्टफल की है, और अष्टफल की बराबर कितना, 2 इंटू चतुष्फल की, चतुष्फल की। अष्ट n बराबर है तो इसका मतलब है n अष्टफल की बनेगी और 2 इंटू n क्या बनेगी, चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी। तो कुल मिला के हमारे इस सवाल में क्या पूछ रहा है, हमारे इस सवाल में पूछ रहा है कि प्रत्येक गोले के लिए चतुष्फल की रिक्ति कितनी होती है। तो चतुष्फल की जो रिक्ति होगी वो कितनी होगी, 2n के बराबर होगी। ध्यान रहे आपको, यहाँ पर आपको इस तरीके से याद रहेगा कि 8 जो होते हैं वो 2 गुणा 4 के बराबर होते हैं। 8 का मतलब होता है अष्टफल की, और अष्टफल की रिक्तियों की संख्या जो होती है वो परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, और परमाणुओं की संख्या यहाँ पर कितनी रखी है हमने, n। ठीक है, तो स्टेल की क्या हो गया, अष्टफल की रिक्ति बराबर क्या होती है, 2 इंटू चतुष्फल की रिक्ति। तो अब क्या हो गया, 2 गुनी हमने संख्याएं मान ली। अगला सवाल क्या है, अर्धचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं है। तो अब हम आपको देखते हैं अर्धचालकों की चालकता का किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए, अर्धचालकों के अंदर क्या कंडीशन होती है, अर्धचालकों में दो प्रकार के बैंड होते हैं, एक होता है रिक्ति बैंड, रिक्ति बैंड, इसे कहते हैं चालन बैंड, चालन बैंड, ये खाली होता है। दूसरा होता है संयोजी बैंड, कौन सा होता है, संयोजी बैंड, ये पूरी तरह भरा होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्धचालकों की बात कर रहा हूं मैं, अर्धचालकों के अंदर जो ऊर्जा गैप, इसे क्या कहते हैं हम, ऊर्जा गैप कहते हैं, ऊर्जा अंतराल, क्या कहते हैं उसको, ऊर्जा अंतराल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन इस संयोजकता बैंड से जंप करके चालन बैंड में चला जाता है। जब चालन बैंड में जाता है तो यहाँ से जो भी आपको इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा ले रहा है, विभव ले रहा है, या कुछ कोई भी चीज लेके जा रहा है ऊर्जा से संबंधित, तो वो इस बैंड से, यानी इस जगह से वो दूसरी जगह पहुंचा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर चालन हो रहा है। क्या हो रहा है, चालन। अब वो बात कह रहा है क्या है कि अगर इसकी ऊर्जा बढ़ा दी जाए, क्या कर दी जाए, ऊर्जा यहाँ पर हम क्या करें, ज्यादा दे दें। अगर इस जो चालन संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऊर्जा लेकर के जाएंगे तो इसमें चालन जल्दी होगा, अर्थात ऊर्जा गैप जल्दी पार होगा। अगर आप किसी नाली को या किसी नाला को पार करेंगे और कम ऊर्जा से अगर दौड़ करके आएंगे तो आप नाले को जंप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाले के अंदर जो है गैप, दूरी का गैप जो है वो ऊर्जा अंतराल ज्यादा है, उसमें आपको जंप करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होगी। तो अब यहाँ क्या करा है, ऊर्जा जो है वो एक घटक होता है ताप का। ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है, ताप के द्वारा दी जाती है। तो अब वो क्या करा है, अर्धचालक की चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगी, भैया ताप बढ़ाएंगे
तो इनको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी तो इनको शक्ति ज़्यादा मिलेगी, शक्ति ज़्यादा मिलेगी तो ये क्या करेंगे, गैपिंग जो है, जंपिंग हाई होगी। जब जंपिंग हाई होगी तो इनका चालन बढ़ जाएगा, अर्थात अब क्या हो गया, चालकता बढ़ती है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण में हम आपको बता दें, देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं उनको, ये आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिकों को छोड़ दो, दूसरा धातुओं को छोड़ दो, ये दोनों क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उसके बाद जो भी प्लास्टिक और रबर के होते हैं, प्लास्टिक रबर कांच, ये जो डेरिवेटिव होते हैं, इनके जो भी घटक होंगे वो सब कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। तो अब यहां पर देखते हैं कौन कौन सा है, यानी प्लास्टिक, रबर और कांच, यानी अकार्बनिक, कौन कौन से, अकार्बनिक पदार्थ कौन से होंगे हमारे, अकार्बनिक पदार्थ होंगे, सॉरी कार्बनिक पदार्थ, कौन से होंगे, कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ होंगे वो सभी इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। अब यहां देखते हैं कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास दिया उसने NaCl आयनिक है, हो नहीं सकता। ZnS का मतलब इसमें धातु भी है, Zn जिंक धातु है, यहाँ पर प्लस का 2 होता है, S में माइनस का 2 होता है, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा दिया उसने कागज, और तीसरा दिया उसने कॉपर। तो कॉपर तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या आपका, कागज। इसका मतलब जो है वो कागज कैसा है, अक्रिस्टलीय ठोस है, और कागज जो है वो किसके बने होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको इस सवाल को बताए हैं। अभी आगे और सवाल बता रहे हैं, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल जो है वो कैसे कैसे हैं, देखिए। अगला दे रहा है HCP फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता कितनी है। अब संकुलन क्षमता निकालने के लिए आपको क्या है, इसमें बड़ा डेरिवेशन करना पड़ेगा। मैं इसमें शॉर्टकट आपको बता देता हूं। एक तो आकृति, परमाणु संकुलन क्षमता, संकुलन समता, और रिक्तिका, ठीक। तो आकृति कौन सी होती है, HCP, CCP, FCC, ये तीन जो आकृतियां हैं, उन तीन आकृतियों में परमाणुओं की संख्या होती है 4। परमाणुओं की संख्या 4 होती है। मैं अभी परमाणुओं की संख्या निकाल के दिखा रहा हूं इनकी। परमाणुओं की संख्या होती है 4। जब परमाणुओं की संख्या 4 होती है, इसका मतलब है कि छोटे से आयतन में ज्यादा से ज्यादा परमाणु भरे गए। जब ज्यादा से ज्यादा परमाणु भरे जाएंगे तो संकुलन क्षमता कैसी होगी, ज्यादा। यानी छोटे से आयतन में जब ज्यादा से ज्यादा परमाणु भरे जाएंगे तो संकुलन क्षमता होती है ज्यादा। इसका मतलब हम इसमें सबसे ज्यादा संकुलन क्षमता देखेंगे कौन सी है। एक 48% दी है, एक 68% दी है, एक 52.4% दी है, एक 74% दी है। तो इसका मतलब इसकी संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74% होगी। अब 74% का मतलब 100% मामला होता है, कोई भी मामला हो 100% होगा। 100% में से 74% निकल गया, तो अब ये कितना बचा, 26% रिक्तिका बची। यानी उसमें 26% जगह खाली होगी और 74% जगह घिर चुकी होगी। अब इसकी हम बात कर रहे हैं। बात करने के लिए क्या है, जो फेस सेंट्रिक क्यूबिक बनता है, फेस फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, दोनों संरचनाएं फिर इसी प्रकार की बनती हैं। एक परमाणु यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से मैंने क्या बना लिया, ये घन बना लिया। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। अब क्या करेंगे, हमने इसके फेस पर रखे। अब हम वापस इस क्यूब को फिर लेके आ रहे हैं। तो क्यूब को जब लेके आएंगे तो क्यूब में क्या होगा, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, एक गोला यहाँ, यानी प्रत्येक 4 गोले ऊपर और 4 गोले इसी प्रकार हमने नीचे रख लिए। जब 4 गोले ऊपर रखेंगे, 4 गोले नीचे रखेंगे, तो इस गोले को एक बार काटेंगे, आधा कट गया, फिर एक बार काटेंगे आधे का, फिर आधा कट गया, 1/4 कट गया, फिर इधर से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, इधर से काटेंगे, यानी प्रत्येक गोला 3 बार जब कटेगा तो इस तरह जो अंदर हिस्सा रहेगा गोले का कौन सा हिस्सा, जो अंदर रहेगा, यानी इधर से कट गया, इधर से कट गया, ऊपर से कट गया, जो गोला अंदर बचा हुआ है वही गोला 1/8वां हिस्सा बनेगा।
अब हमने क्या किया, गोले को इस फेस पर रखा, इस फेस पे हमने गोले को रखा। जब इस फेस पे गोले को रखेंगे तो जब ऐसे करके काटेंगे तो ये गोला आधा कट चुका होगा। दूसरा क्या है, दूसरा इसके इस फेस पे गोले रखेंगे ऐसे, इस फेस पे, जब इस फेस पे गोला रखेंगे तो उसको भी जब ऐसे काटेंगे तो ये आधा कट चुका होगा। अब इस फेस पे गोला रखेंगे तो जब इस तरह से काटेंगे तब भी आधा कट चुका होगा। इस फेस पे गोला रखेंगे जब इधर से काटेंगे तब भी आधा कट चुका होगा। यानी प्रत्येक फेस पर 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 फेस जो हो गए ना इसके, 1 2 नीचे वाला, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इधर से और छठा इधर से, यानी ये 6 फेस हो गए। तो 6 फेस पर जब गोले रखे जाएंगे तो वो फेस पर जो गोले वो इस प्रकार रखेंगे, एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर, एक इधर वाले फेस पर, एक इधर वाले फेस पर। अब क्या होगा, एक सामने से जो फेस दिख रहा है, ये जो फेस दिख रहा है, ये इस फेस पे गोला ये रखा और इसके पीछे फेस पे गोला रखा होगा ये रखा, और सारे गोले जो है वो एक एक बार कट चुके होंगे। तो यहाँ पर जो हिस्सा बच रहा है वो 1/2 और यहाँ हिस्सा बच रहा है वो 1/8। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम आपको क्या करेंगे, कणों की संख्या निकालेंगे, परमाणु संख्या निकालेंगे। तो परमाणु की संख्या बराबर सूत्र होता है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा, 8 कोने और प्रत्येक कोने पर 1/8वां हिस्सा प्लस फेस, फलक पर कितने होते हैं, 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक पर 1/2 हिस्सा। तो 8 से 8 कट गए एक बार तो ये 1 आ गया, प्लस ये कट गए 3 बार तो 3 एकम 3 आ गए, इसका मतलब 3 और ये कितने हो गए 4। तो जब परमाणुओं की संख्या 4 आएगी तो 74% संख्या आएगी और ये कितनी आएगी आपकी 26% इसकी कैविटी निकलेगी। अभी मैं आपको एक सूत्र बता देता हूं, देखिए कौन सा सूत्र है परमाणु की संख्या निकालने वाला। परमाणु की संख्या क्रिस्टल में, ये क्रिस्टल में परमाणु की संख्या तो बराबर कैसे कहते हैं, सूत्र हमारे पास नंबर ऑफ कॉर्नर, नंबर ऑफ कॉर्नर बट्टे 8, यानी कोने पर जो हिस्सा होगा, प्रत्येक के कोने पर जो हिस्सा होगा वो हिस्सा 3 बार कट चुका होगा, इधर से और इधर से, इसका मतलब 1/8वां हिस्सा, प्लस नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ क्या होंगे, फेस होंगी, और फेस का मतलब फलक पर। तो जो फलक पर यहाँ गोला रखा जाएगा वो आधे गोला तो अंदर चला हो गया, आधा गोला ऊपर रह गया, क्योंकि प्रत्येक फेस पर रखा तो आधा गोला इधर से भी होगा। तो जब आधा गोला इधर से रखेंगे तो आधा गोला इस प्रकार अंदर आ गया होगा, आधा गोला इस प्रकार अंदर आ गया होगा, ऐसे है ना। तो जो ऊपर हिस्सा दिखाई दे रहा है तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है फेस पर कितने 1/2 भाग रहता है, प्लस नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ EDGE एज। अब एज का मतलब ये किनारा, एज का मतलब क्या है, किनारे। जब किनारे पर भी कोई गोला रखा होगा तो वो गोला 2 जगह से कटा होगा, एक बार ऐसे कटा होगा और एक बार ऐसे कटा होगा, यानी अब कितने बार कटा, 2 बार। तो 2 बार कटने का मतलब 1/2 इंटू 1/2 बराबर बचा 1/4। तो यहाँ क्या किया, एज पर हमने कर दिया 4 का भाग, प्लस नंबर ऑफ सेंटर, नंबर ऑफ क्या होगा, सेंटर। जब नंबर ऑफ सेंटर होगा तो सेंटर में तो कटेगा नहीं, जो गोला अंदर रखा हुआ है उस गोले से कटिंग का कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका इस तरीके से रहेगा। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किसी के अंदर जो है अवयवी कणों की संख्या निकाल लेंगे। जब अवयवी कणों की संख्या निकल के आ जाएगी तब हम क्या करेंगे, इनमें संकुलन क्षमता निकाल लेंगे। अब आगे की बात करें, ये आपने देख लिया होगा। अब आगे देखिए, आगे हम आपको बता दे रहे हैं किसके अंदर कितना होता है, एक समरी आपको तैयार कर देते हैं। अगला हमारे पास है BCC। हाँ, तो ये तो हो गई BCC। इसके बाद इसी में आता है ECC संरचना। कौन सी होती है, ECC। अब ECC को हम संरचना बताएंगे। देखिए ECC संरचना कैसे बनाते हैं, ये तो देखिए हमारा कौन सा हो गया, ये बॉक्स हो गया। इस बॉक्स के अंदर BCC का मतलब बॉडी के अंदर, एक गोला हमारा कहाँ रखा है, बॉडी के अंदर रखा है। तो वो तो कौन सी होगी, BCC संरचना जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हुई है इसी में। एक होता है ECC का मतलब होता है एंड सेंट्रिक। एक तो फलक इस पर और इस फलक के पीछे वाले फलक पर गोला रखा हो, कहाँ,
इस वाले फलक पर और इसके पीछे वाले पे। यहाँ अगर गोला रखा है तो इसके पीछे वाले पर रखा होगा, यहाँ अगर गोला रखा है तो इसके पीछे वाले फलक पर रखा होगा। तो इसका मतलब है आधा गोला अंदर चला हो गया, आधा गोला इधर से अंदर चला हो गया, यानी इधर से आधा गोला और उधर से आधा गोला। ये जो गोला था वो कैसे होगा, पूरा आधा इधर से और आधा इधर से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कणों की संख्या निकलेगी परमाणुओं की वो निकलेगी 2 और संकुलन क्षमता होती है 68%। जब संकुलन क्षमता 68% हो जाएगी तो कैविटी कितनी बनेगी, रिक्तिका कितनी बनेगी, 32% बनेगी। और एक होता है एस सिंपल सीसी, एससीसी का मतलब सिंपल क्यूबिक सेल। जब सिंपल क्यूबिक सेल होती है तो उसमें परमाणुओं की संख्या होती है कितनी, 1। कैसे, ये हमारा 1 गोला, 2 गोले, 3 गोले, 4 गोले ऊपर रखे, 4 गोले नीचे रखे, तो इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, नीचे वाले का 1/8, तो 8 कॉर्नर पर 1/8वां हिस्सा होगा। तो परमाणु की संख्या कितनी निकलेगी, 1। और जब परमाणु संख्या 1 निकलेगी तो वहाँ इसकी जो संकुलन क्षमता होगी वो 52.4 आएगी। और यहाँ कितनी बचेगी, यहाँ 0.6 हो गई, 100 में से घटा देंगे तो 0.6 हो गई। बाकी का बचा कितना पर 99, 99 में से 2 गए तो 7 और यहाँ होगी 47.6%। तो इस प्रकार आपकी संकुलन क्षमता जो है वो इस प्रकार निकल के आ गई। अगला सवाल इसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं। देखिए क्या अगला सवाल ऑब्जेक्टिव। अगला सवाल है आपका, ऐसा अर्धचालक जिसका उपयोग संकेतों को तुरंत पहचान करने में किया जाता है। संकेत का मतलब जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी आदेश आते हैं, मोबाइल के अंदर जो पड़ा होता है, ट्रांजिस्टर के अंदर पड़ा होता है, तो जो उसमें सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए कौन सा लिया जाता है अर्धचालक, वो होता है गैलियम और आर्सेनिक का। कौन सा होता है, गैलियम और आर्सेनिक का होता है। अगला जो एग्जाम्पल दिया है सहसंयोजी ठोस का उदाहरण है, यानी ऐसे ठोस जिनके अंदर परमाणुओं में सहसंयोजी आबंध बने रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी आणविक ठोस कहते हैं। इसका मतलब इसमें कांच तो है नहीं। हीरा एक ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन से मिलकर के बना होता है और उसमें सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं, रबर है नहीं और आपका NaCl है नहीं। तो इस प्रकार क्या हो गया। अगला एक सवाल और है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल जालक जो होते हैं वो 14 प्रकार के होते हैं, जिन्हें बिरेबो जालक के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें 14 प्रकार के बिरेबो जालक होते हैं। क्रिस्टल की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है वो मैंने आपको यहाँ बता दी है। SCC होगी, BCC होगी, ECC होगी, FCC होगी, CCP होगी और HCP होगी। इनकी सिंपल संरचना क्या है, इसका है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। इसका मतलब है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसका मतलब है अंत्य केंद्रित, अंत्य मीन्स बाहर, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और घनीय एकक कोष्ठिका, और इसे कहते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन, यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन क्लोज्ड पैकिंग। तो इस प्रकार की जो संख्याएं बनती हैं, आकृतियां बनती हैं, वो कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रकार की आकृतियां बनती हैं। और 6 प्रकार की आकृतियों के बाद भी इसमें 14 प्रकार के जालक बनते हैं। ये हमने आपको पहले पार्ट के ऑब्जेक्टिव सवाल बता दिए, कैसे करके निकालते हैं, कैसे करके उनको लगाते हैं। यदि आप किसी भी पार्ट की डीपली स्टडी करेंगे, डीपली यानी गहराई की, आप ये ना सोचे कि इसमें ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जब उसको अंदर डीपली से आप स्टडी करेंगे तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्टिवों के लिए लिखना कम है लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है। तो बच्चे प्यारे साथियों, आप मेहनत करते रहें और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आगे वालों बच्चों को भी बताएं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे वीडियो से सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।